नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और वक्त हो चुका है हमारे खास पेशकश अपनों उत्तराखंड। और उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मधुमक्खी पालन पर बड़ा दाव खेला है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य का 70% वन क्षेत्र शहद उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल है और कैबिनेट में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष समन्वय बनाने का निर्णय लिया गया। और सरकार का लक्ष्य है कि ऑर्गेनिक और औषधि के गुणों वाले सेहत के जरिए स्थानीय लोगों की आय दोगुनी की जाए। और सीएम धामी के अनुसार इस मॉडल को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि भविष्य में इसे यह पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। मौन पालन हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए चूंकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है, जहां 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत अच्छा एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है। और ये यहाँ का जो शहद है, मौ जानते हैं, हाँ, वो औषधीय गुणों से भरपूर है और उसकी सभी संभावनाओं को लेकर हमने एक आज कैबिनेट में एक ऐसा समन्वय करने के लिए एक निर्णय किया है कि आगे चलकर ये हमारे राज्य के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारे राज्य से होकर पूरे देश में जाएगा। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीसीआर सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता कुंभ मेला अधिकारी सैनिका ने की। और इसमें कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था और नियम कार्यों का समय को पूरा करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि जो निर्माण कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं उन्हें 30 जून तक पूरा किया जाए ताकि यात्रा में कोई समस्या न हो। और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण भवन को 2 महीने में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए और विद्युत विभाग को यातायात में बाधक पुल हटाने और मनसा देवी पैदल मार्ग के सुधार के निर्देश भी दिए गए। देहरादून नगर निगम की चौथी बोर्ड बैठक भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई और बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने शहर में से अपने बोर्डिंग हटाए जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और वहीं सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा पार्षदों ने भी विकास कार्यों की जानकारी छिपाने की आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और सदन में 65 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित रही और इस शोर शराबे की वजह से शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी। बैठक जो है संचालित हो रही है, कितने प्रस्ताव इसमें हैं और किस किस चीज पे अब तक बातचीत हो चुकी है? देखिए, कुल मिलाकर के विभिन्न जो हमारे पार्षदगण हैं उनके द्वारा अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए गए हैं जो असमान संख्या में है। किन्हीं के 10 प्रस्ताव भी हैं, किन्हीं के 15 भी हैं, किन्हीं के 4 भी हैं। और कुल मिलाकर के अभी तक जो फर्स्ट राउंड ऑफ एजेंडा सर्कुलेट हुआ था उसमें कुल मिलाकर के 65 माननीय पार्षदों द्वारा प्रस्ताव थे, जिसमें से 6 प्रस्ताव हमारे अपने निगम के विभिन्न अनुभागों के भी हैं। उसके अलावा धारा 91 के भी प्रस्ताव हैं। अभी तक जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनमें कुछ अच्छे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं। उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई, अनुपालन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस दौरान महिला वंदन अधिनियम को लेकर सियासत गर्मा गई है और भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मातृशक्ति के हक पर डांक का डाला। और परिहार ने कहा कि देश की महिलाएं दशकों से 33% आरक्षण का इंतजार कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बिल का विरोध कर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। और उन्होंने चेतावनी दी कि जब भी देश में बड़े बदलाव होते हैं कांग्रेस रोड़ा अटकाती है और जिसका अंजाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरे बेटे का टिकट होगा या मेरा होगा, लेकिन लड़ेगा भगत खानदान का ही? देखिए, उन्होंने क्या कहा मुझे उस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रक्रिया है मैं उस प्रक्रिया को आपको बोल चुका हूं कि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रत्याशियों का टिकट का निर्धारण होता है।
आगे क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, आगे किस तरीके से महिलाओं के बीच इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी उठ जाएगी? देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है, और जो मातृशक्ति बरसों बरसों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, तो कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। और इसी प्रकार से आज ये जो मातृशक्ति ने इस कांग्रेस के विरोध में एक अपना मन मस्तिष्क बना लिया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस का सभी मातृशक्ति विरोध करेंगी। कल का जो जन आक्रोश रैली मातृशक्ति के द्वारा की गई थी, उसमें विभिन्न संगठनों के मातृशक्ति वहां पर आई हुई थी और उनका आक्रोश कांग्रेस के विरुद्ध था। और इसी प्रकार से राज्य बद्री केदारनाथ मंदिर समिति में वित्तीय घोटाले के बड़े आरोपों से हड़कंप मच गया और देहरादून के अधिवक्ता विकेश नेगी ने आरटीआई के जरिए खुलासा किया कि समिति के उपाध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी धन की बंदरबाट की और आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को चपरासी और एक पड़ोसी को निजी स्टाफ दिखाकर उनके नाम पर मिलने वाले वेतन खुद के खाते में ट्रांसफर करवाए। और अधिवक्ता ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मंदिर समिति के धन के गमन का आरोप लगाया है। ये मामला एक्चुअल हमारे पास कई टाइम से ना वो आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कई घपले, तो हमने उसके ऊपर फिर रिसर्च करना शुरू करा, आरटीआई डालना शुरू करा। तो जब आरटीआई डाली तो उससे पहले तो इसमें यह आया कि जो वहां पर एक जो सीईओ का पद है उसमें एक राजपत्रिका अधिकारी को होना चाहिए। ये किसी ग्रेजुएट आदमी को बैठा रहे, चाहे बाबू हो कोई भी हो, उसे बैठा रहे। तो उसके ऊपर हमने जब वो करा तो हमने जब सामने लेके आए तब उसके बाद सरकार ने उसमें एक सीनियर पीसीएस अधिकारी को नियुक्त करा। उसके बाद जब ये विजय कप्तान वाला जो मामला आया है, इसमें उन्होंने अपनी वाइफ को एक चतुर्थ श्रेणी में लगा रखा है और उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। अब सवाल अब ऐसे करते करते कई और कम से कम अभी हमने 15 तो आरटीआई उसमें लगा रखी है, उसमें कई का जवाब आया है और उनमें स्टडी चल रही है। तो इससे बहुत बड़ा और घोटाले सामने आएंगे, वो आने वाले टाइम पे हम वो भी खोल देंगे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति। इसमें बीकेटीसी में जो देखिए ये प्रकरण ये है, इन्होंने उसमें चतुर्थ श्रेणी में अपनी वाइफ को लगाया, दूसरा एक जो अपने पीए के तौर पे किसी और को लगाया एक सहायक के रूप में, वो अपने पड़ोसी को लगा रखा। और तनख्वाह ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं तनख्वाह ना उनके अकाउंट में अपने वाइफ के अकाउंट में ले रहा हूँ। तभी पॉसिबल है जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाना है, तो वहां उनके अकाउंट में क्यों गया और अपनी वाइफ के अकाउंट में कैसे ले रहे। और दूसरी चीज, वाइफ का खुद उसमें नियुक्ति पत्र लगा हुआ है, उसमें लिस्ट में नाम है, और फिर हमने वोटर लिस्ट में निकाल के और उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में डबल घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य भर में करीब 1200 चुनावी याचिकाएं लंबित हैं और जिसके तुरंत निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। और हाल ही के मामलों में धारी और चंपावत से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया गया और जहां एक से अधिक मतदाता सूची में नाम पाए जाने पर कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि कानून के खिलाफ कोई निर्णय मान्य नहीं होगा और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को नियमों के तहत काम करने और जनता से प्रमाण सहित शिकायत करने की अपील की गई। प्रेस वार्ता की है आपने, क्या विषय रहा? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हमने एक रिट पिटीशन जुलाई माह में माननीय हाईकोर्ट में दाखिल की थी और उस पिटीशन में माननीय हाईकोर्ट के बहुत ही स्पष्ट निर्देश 11 जुलाई को आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि एक से अधिक मतदाता सूची वाले प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दी गई थी। हमारे द्वारा माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसके पालना के लिए हमने उनसे आग्रह किया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उस निर्णय को न मानते हुए बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां ये गुहार लगाए कि जो निर्णय 11 जुलाई को पारित हुआ है उस निर्णय को स्थगित किया जाए।
लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस निर्णय को यथावत रखा। आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि बहुत ही स्पष्ट हो गया है, दो महत्वपूर्ण फैसले जिलों से आगे हैं। एक नैनीताल की उकलकांडा सीट से एक फैसला आया है जहां पर ग्राम प्रधान की जो जीती हुई कैंडिडेट थी उनको इस आधार पर उनके वोट को शून्य कर दिया गया है, उनके निर्वाचन को निरस्त। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की पहली त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई और बैठक में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। और बैठक में सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों पर विशेष चर्चा हुई और विधायक उमेश शर्मा काऊ और क्षेत्रीय समस्या उठाते हुए शीघ्र समाधान का मांग की और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा कर पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। पहली त्रैमासिक की जिला समिति क्या कुछ देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बैठक हुआ और हर एक डिपार्टमेंट के जो आगे जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छी तरह से हुआ है और जो नहीं हुआ है जिसमें एक्चुअली काम तो हुआ है मगर कभी कभी काम ही नाम में होता है, काम तो होता ही है मगर उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में यही प्रॉब्लम्स आ रहा है कि इंस्पेक्शन न होने के कारण और जो प्रतिनिधि और अधिकारी लोग का कभी कभी मिलकर बात नहीं, कोऑर्डिनेशन और बात नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह से कभी कभी जो काम होता भी है वो पता भी नहीं चलता और जो नहीं हो रहा है वो। महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र के बाद सियासी बयानबाजी हो गई। कांग्रेस ने भाजपा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरीश ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक एजेंडा चला रही है और गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साल 2023 में यह बिल कांग्रेस के समर्थन से सर्वसम्मति से पास हुआ था और सुमित हृदय ने कहा कि मौजूदा विवाद दरअसल परिसीमन से जुड़ा है जो जनगणना पूरी होने के कारण संभव नहीं और उनका कहना था कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना जनता को गुमराह करने जैसा है। है कंप्लीटली एंड टोटली एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सेट करा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सेट पीस पूरे जहां देश में इनकी सरकारें होंगी वहां पे बुलाया जाएगा और ये जो एक भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में कि महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ है, ये गलत बात है। 2023 में सर्वसम्मति से कांग्रेस की मदद से पारित हुआ है। ये परिसीमन का बिल है जो कि फेल हुआ है क्योंकि अभी प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए जनगणना पूरी हुई नहीं है। आप परिसीमन की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से या जनगणना के हिसाब से, आप भ्रम फैला रहे हैं। तो उसका करार कांग्रेस ने तो हमेशा ही आरक्षण महिलाओं के प्रति अगर किसी ने शुरुआत करी थी पंचायती राज की, अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार से और बात करी जाए इकलौती महिला प्रधानमंत्री इस देश की कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस पार्टी की। तो महिलाओं के प्रति जो सम्मान कांग्रेस ने रखा और महिलाओं को जो आगे बढ़ाया है, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई विषय हो उनमें, तो कांग्रेस पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी गलत बात बताकर जनता को भ्रमित कर रही है। देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बहुत भारी तरीके से फेल हुई है। पाकिस्तान जो मध्यस्थता करवा रहा है ईरान और अमेरिका की, कायदे से हिंदुस्तान को करानी चाहिए थी। तो जैसी ऐसी चीजें आती है शगुफे ऐसे छोड़ते हैं जिससे पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं और आरटीओ प्रशासन संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दिल्ली से आने वाली भारी यातायात को देखते हुए नरसन चेक पोस्ट एसी वेटिंग हॉल बनाए गए और जहां यात्री ग्रीन कार्ड बनाने तक आराम
कर सकेंगे। और ऋषिकेश और नारसन और आशार रोड़ी में ड्राइवरों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और यात्रा रूट पर 9 परिवर्तन दल तैनात किए गए हैं। और केदारनाथ के लिए शटल सेवा वाहनों की संख्या 250 कर दी गई है और किराया 50 रुपये तक किया गया और महिला, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे प्रयास किए जाएं, जिसमें हमारे द्वारा जो नारसन चेक पोस्ट है हमारी, जो दिल्ली का ट्रैफिक है जहाँ से 60% जो यात्रा आती है हमारी वहां से, उसमें हमने एक एसी वेटिंग हॉल बनाया है जहाँ पे जब तक गाड़ी का काम होता है, ग्रीन कार्ड बनता है, तो यात्री जो है वहां पर रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ऋषिकेश में और नारसन में और आशा रोड़ी में जो लंबी दूरी के जो ड्राइवर्स आते हैं उनकी रेस्ट की प्रोविजन किया है कि अगर वो थोड़ी आधा एक घंटा अगर वहां रेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक सुविधा ये भी दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारी सारी जो चेक पोस्ट हैं वो क्रियाशील हैं, हमारे जो ऑफिसर्स और स्टाफ हैं वो ड्यूटी पे तैनात हो चुके हैं और ऐसे 9 दल हमारे पूरे यात्रा रूट्स पे एनफोर्समेंट के भी तैनात हो चुके हैं और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में 27 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इलाके में शौक का माहौल हो गया। और युवक बीते कुछ दिनों से घरेलू विवाद के कारण मानसिक तनाव में था और रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया और सुबह देर रात दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों को शक हुआ और दरवाजा खोलने पर युवक मृतक अवस्था में मिला और जिससे परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मामला ये एक शुभम विश्वास है, विजयनगर का रहने वाला है, मेरी रिश्तेदारी का मामला है। तो उसके बड़े भाई का फोन आया कि भाई ने फांसी लगा ली। हम पहुंचे, तुरंत जाके लेके गए हॉस्पिटल, तो तब तक डेथ हो चुकी थी। पता चला फिर छानबीन करा कि आपसी कलेश है, आपसी कलेश की वजह से फांसी लगा ली। आपसे घरेलू क्लेश है, वाइफ के साथ है, जो भी है आपसे जाते ऊपर। मैं यहाँ के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, हर एक परिवार में होता है, दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, पर इसका ये रास्ता नहीं है कि आप आत्महत्या कर लो, आप फांसी लगा लो, जहर खा लो। आप खुद देखो, अभी कुछ दिनों पिपलिया, मकरंदपुर, हर एक गाँव में हो रहा है। और मेरे युवा साथियों से ये अपील है, आप तो मर जाते हो पर आपके पीछे आपके माँ बाप, आपके बच्चे, अब इसी लड़के का छोटा सा बच्चा है, इसकी मम्मी का क्या हाल है, इसकी बहन का बुरा हाल है। गदरपुर के गुलर भोज क्षेत्र में करीब 885 एकड़ सरकारी भूमि पर वर्षों से चल रही लोगों को अब मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है और प्रशासन ने दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपर जिला अधिकारी कौस्तुभरा मिश्रा को अध्यक्षता में राजस्व, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से जरूरी दस्तावेज जमा करने की अपील की और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र सौंपने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा है। और अपर जिला अधिकारी ने बताया कि विभागीय बैठकों का सिलसिला जारी है और जल्द ही पात्र लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, गुलरबोज गांव के जो विस्थापित लोग हैं, जिन्होंने गुलरबोज डाम को बसाने के लिए अपनी वर्ग 1 का की जमीन थी और जमीन के बदले में उस समय की सरकार ने उनको लगभग कहा जाए उससे आधी जमीन यानी लगभग 685 एकड़ जमीन दी, लेकिन उस जमीन का भी इनको मालिकाना हक नहीं मिला, यानी उस जमीन पर रहने के बावजूद वो जमीन के मालिक नहीं। इसमें कोपा और 1-2 गांव और है यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे खासकर जब हरिपुरा जलाशय बना था तो उससे कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था। उस विस्थापन के क्रम में कुछ भूमि जो फॉरेस्ट की थी और उससे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थी। हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने रानी विधायक आदेश चौहान के साथ जमालपुर, खुर्द और रावली, महदूद और नील खुदाना ज्वालापुर क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण का जायजा लिया और निरीक्षण में नालों में कूड़ा जमा होने और अतिक्रमण पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग और नगर निगम को 1 सप्ताह के भीतर सफाई कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और साथ ही अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी करने और समय सीमा में न हटाने पर कार्रवाई करने की सलाह दी।
और डीएम ने मानसून से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करने की बात कही और तभी ताकि जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। मानसून सीजन को लेकर जहां पिछली बारिश में हमने देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिक गण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है। और इस पे कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ पर भी क्लीनिंग की जरूरत होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और ग्राम पंचायत रावली महदूद, सिंचाई विभाग और हमारा जो ब्लॉक है बादरबाद, आज दिसंबर को रावली महदूद गांव के अंदर ये मुख्य नाला है में पानी निकासी का, इस पर जगह जगह अतिक्रमण है और इसके कारण जल भराव की समस्या को हर साल झेलना पड़ता है। साथ ही साथ जो जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर गंदगी की हुई है और हम देख रहे हैं कि गट्टे, पन्नियां और बैग्स, गद्दे ये भी इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज इस तरह का निरीक्षण डीएम साहब हमारे और विभागीय अधिकारी उनके द्वारा हमारे और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।